सभी साथियों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। सभी साथियों का मैं पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं उत्तराखंड बीएड ब्रिज कोर्स प्रदेश संगठन की तरफ से। तो साथियों, जैसा कि आप लोगों का बहुत क्वेश्चन आ रहा था कि कल की याचिका में क्या हुआ, जो बीएड ब्रिज कोर्स की हियरिंग थी उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो समय नहीं होने के बावजूद भी मुझे आप लोगों के साथ इंटरेक्ट होने का समय मिला। कुल मिला करके कल जो है कि हमारे जितने भी जो रिकॉर्ड, हमारे डॉक्यूमेंटेशन प्रक्रिया थी वो सब रिकॉर्ड के लिए रख लिया गया है। हाई कोर्ट की तरफ से रिकॉर्ड की परमिशन रख दी है, रिकॉर्ड कर दिया गया है। अब जो है कि रिकॉर्ड में क्या होता है कि रिकॉर्ड के लिए जो है कि अब हमें बाहर से किसी भी तरीके की कागजी कार्रवाई नहीं करनी पड़ेगी। जैसे कि तमाम जगहों से प्रति उत्तर मांगे जा रहे थे, रिजॉइंडर मांगे जा रहे थे, एफिडेविट मांगे जा रहे थे। लगभग हमारा जो सारी चीज़ें जो है कि रिकॉर्ड के लिए सुरक्षित रख दिया गया है। तो जैसा कि आपने जो है कि जो कोर्ट का ऑर्डर वेबसाइट में उपलब्ध हो गया था, तो वो आप लोगों ने सभी देख लिया होगा। एक दूसरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि 16 मार्च की जो या तारीख मिली है सुनवाई की, अगली जो सुनवाई है 16 मार्च 2023 को है। लेकिन इससे पूर्व जो है कि आप लोगों ने सभी तरीके से देख लिया होगा कि जो 2648 पदों में प्राथमिक शिक्षक की भर्ती थी, उसमें लगभग मार्च तक की रोक लग गई है। अब ये भर्ती प्रक्रिया शुरू होना बड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि इसमें आपने देख लिया होगा कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्य के पूर्व महाअधिवक्ता उमाकांत उनियाल जी की तरफ से एसएलपी दायर करी गई है। अब मैं आपको बता देता हूँ विशेष अनुमति याचिका है, जो है कि इसमें क्या होता है कि जब किसी उपयुक्त चीज़ों को कोर्ट की तरफ से अनदेखी किया जाता है, तो जो उपयुक्त चीज़ें हैं, जैसे बीएड वाले जो हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए पूरी तरीके से एलिजिबिलिटी रखते थे, उपयुक्त थे, तो उन लोगों को की अनदेखी की जाती है। तो इस विशेष चीज़ के लिए जो है कि स्पेशल लीव पिटीशन डाली जाती है। तो स्पेशल लीव पिटीशन बीएड वालों की तरफ से डाली गई है। बीएड में जो है कि आपने देखा होगा जयवीर सिंह जी हैं और अरविंद राणा जी लोग हैं, तो उनके एडवोकेट जो हैं, आपने समझ लिया होगा वरिष्ठ अधिवक्ता जो हैं कि राज्य के, और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता जो हैं राज्य के महाधिवक्ता हैं, और दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, तो उमाकांत उनियाल जी हैं। तो इसमें देखिए, उमाकांत उनियाल जी का कहना है कि एनआईओएस डीएलएड मामले में एनसीटीई से कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई थी और केवल सर्कुलर जारी किया गया था। सर्कुलर जारी करने से जो है कि ये लोग जो है अपात्र माने गए हैं, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में इन लोगों को बाहर कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी वाली बात आ गई, तो बीएड ब्रिज कोर्स वालों का एक अलग सा रास्ता तय हो जाता है, क्योंकि ये लोग जो हैं कि ट्रेन टीचर में होंगे। अब जो एनसीटी की तरफ से जो अधिसूचना है, एनसीटी के जो अधिसूचना है, उसमें भी बीएड ब्रिज कोर्स का जिक्र है। तो कुल मिलाकर के एक चीज़ आप ये समझ लीजिएगा, ये बहुत अच्छा हो रहा है हमारे हक के लिए, क्योंकि उसकी अधिसूचना एनसीटी के में जो है अधिसूचना एनसीटी ने दे रखी है। और दूसरी बात है कि हम लोग कहाँ पर पचड़े में फंसे, क्योंकि जो यहाँ की पत्रावली है, शिक्षक पत्रावली है, वो अभी तक लंबित पड़ी है, उस पत्रावली में चेंजेस नहीं हुए हैं। तो इस कारण से भी हम लोग जो हैं देख रहे हैं। और दूसरी चीज़ देखिए, अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। जैसा कि आपने देखा कि सीधा जो है कि जो एसएलपी जो है कि राज्य सरकार ने डालनी चाहिए थी, क्योंकि एसएलपी राज्य सरकार के डालने से क्या फ़ायदा होता है, राज्य सरकार अपने जितने भी डाइट इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट डाइट इंस्टीट्यूशन है, उनको बचाने का प्रयास करेंगे। अपने यहाँ के जो भी डाइट से प्रशिक्षण ले रहे हैं, सीधा उनका नुकसान हो रहा है, उन अभ्यर्थियों का नुकसान हो रहा है, जो एक राजनीतिक कारण बन रहा है। तो ये इसमें अनावश्यक राजनीति होती। तो सरकार ने एसएलपी दाखिल करनी थी, लेकिन सरकार से पूर्व जो है कि बीएड वालों ने एसएलपी डाली, जो उपयुक्तता होती है, उपयुक्तता की अनदेखी करने के कारण से ही एसएलपी डाली जाती है। एक विशेष अनुमति याचिका होती है, वो डाली जाती है। तो कुल मिला के राज्य सरकार इसको बचाने का प्रयास करेगी, जैसा कि आपने देखा है, अपने पूरे संस्थानों को बचाने का प्रयास करेगी।
जैसा कि मैं आप सभी लोगों को पूर्व में भी लिखित रूप से ग्रुप में बता चुका हूं कि ऐसा ऐसा हो सकता है। उसके अलावा जो सर्कुलर बात है, सर्कुलर जो है कि फरवरी 2001 यानी कि जो फरवरी का 2022 के फरवरी में NIOS DLED के लिए सर्कुलर जारी करा था, बाद में जो है उसको भी डिनाई कर दिया जाएगा। अब ये भर्ती कुल मिलाकर के लंबित हो रही है और B.Ed ब्रिज कोर्स के लिए NCT द्वारा जो अधिसूचना है, कुल मिलाकर के मेरे हिसाब से जो मेरा नॉलेज है, मैं आपका नॉलेज नहीं कह सकता हूँ, हो सकता है मेरा नॉलेज भी गलत हो, यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि B.Ed ब्रिज कोर्स के लिए अच्छा हो सकता है, क्योंकि जो NCT की अधिसूचना है B.Ed ब्रिज कोर्स के संबंध में है, जैसा कि आप लोगों ने अखबार के माध्यम से भी पढ़ लिया होगा और सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि आप B.Ed वालों को सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि ये खतरे की घंटी अब NIOS DLED के लिए है। NIOS DLED वालों के लिए खतरे की घंटी क्यों है, इस बारे में विशेष मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि परिशिष्ट में आप लोगों ने पहले से ही NCT के परिशिष्ट देखे होंगे कि पूरे इतने व्यापक स्तर पर, ऑल इंडिया स्तर पर जो है कि NIOS इंस्टीट्यूशन के माध्यम से अप्रशिक्षित शिक्षकों को ट्रेनिंग कराने का जो प्रोग्राम डेवलप किया गया था, उस प्रोग्राम की जो है कि सरकार को क्यों आवश्यकता पड़ी। सबसे बड़ा सवाल ये पूछा जाएगा कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी थी, जो प्राइवेट तो आवश्यकता क्या थी। जैसा कि इसका कारण स्पष्ट पहले मैं आपको बता देता हूँ एक उदाहरण के तौर पर जैसा कि आपको बता देता हूँ कि शिक्षा मित्रों के लिए हुआ था, शिक्षा मित्रों के पक्ष में किया गया था। तो शिक्षा मित्रों के विषय में जब सरकार से कोर्ट ने पूछा गया तो सरकार ने जवाब दिया कि हमारे पास जो है कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशनों की कमी है राज्य में और ट्रेंड टीचर हमारे पास नहीं है। हमने जो है कि आउटसोर्सिंग या NGO से जो है कि कुछ एजेंसियों से, जो भी एजेंसियों से कुछ लोगों को ले रखा है जिसके क्वालिफिकेशन ये है, कल के दिन जो है कि 5 साल के भीतर इन्होंने जो प्राथमिक शिक्षा के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता वो हासिल करनी होगी। उसमें उन्होंने 3 जो इंटरमीडिएट थे 3 साल ग्रेजुएशन के, 2 साल DLED के दे रखे थे। तो इस तरीके से उन लोगों के आगे जो शर्तें रखे थे कि उन्होंने पहले ट्रेनिंग कराने से पूर्व वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया था, यानी कि अधिसूचना जारी कर दी थी। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है कि जो NIOS DLED वाले अगर गवर्नमेंट के लिए आ रहे हैं तो उनके विषय में सर्कुलर जारी हुआ है, अधिसूचना जारी नहीं हुआ। ये मैं शुरू से कहते आ रहा हूँ, क्योंकि जो सरकार को जो दूरस्थ शिक्षा परिषद के माध्यम से इनको ट्रेनिंग कराने की ज़रूरत पड़ी तो NCT इस चीज़ को पहले स्पष्ट ज़रूर करेगी, क्योंकि राज्य के सरकारी स्कूलों में एंट्रेंट तो थे RTE एक्ट आने के बाद। तो अब यहाँ पर जो है कि कुल मिलाकर के जो प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ा रहे थे, तो कुल मिलाकर के उन लोगों के लिए भी अच्छा होगा, कि बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उन लोगों को जो अनुमति दी थी कि ताकि जो प्राइवेट विद्यालय हैं उनमें भी उनको एंट्रेंट की श्रेणी में न रखा जाए, कि यहाँ पर जो वेतन विसंगतियाँ थी, वेतन विसंगतियों को सुधार करने हेतु ही ये प्रशिक्षण की ज़रूरत पड़ी थी। ये कहीं न कहीं ये कायदा आएगा और ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं ये जानकारियाँ आपको कहाँ से मिलते हैं, क्योंकि हम जो है कि जानकारियाँ तो कहीं से नहीं मिलते हैं, लेकिन ये हो सकता है क्योंकि जैसा अपडेट जाता है उस अपडेट के लिए जो प्राइवेट स्कूलों में जो शिक्षक पढ़ा रहे थे, ट्रेंड को अलग दिया जाता था, एंड ट्रेंड को उनके बीच में कई वर्षों तक पढ़ाते रहते थे, सर्वरल पढ़ाते रहते थे। तो वेतन विसंगतियाँ, उस वेतन विसंगतियों को सुधारने के लिए ये चीज़ किया जाता। बाकी काफ़ी समय के बाद जो है कि जब ट्रेंड के इसकी जो है कि मॉनिटरिंग होती थी विद्यालय में, ट्रेंड एंड ट्रेंड दिखा जाता था CEO के यहाँ से कि कितने आपके यहाँ ट्रेंड अध्यापक हैं, एंड ट्रेंड हैं। तो एंट्रेंड सिर्फ 2 ही रख सकते थे, लेकिन बहुत ट्रेंड अध्यापक नहीं मिलते थे। इस कारण से भी जो है कि RTE एक्ट के तहत ट्रेंड अध्यापकों को ट्रेनिंग देने की कमी को देखते हुए ट्रेनिंग कराने की ज़रूरत पड़ी। तो आप देख सकते हैं कल की जो सुनवाई है वो भी अपडेट दे दिया है और आज का भी अपडेट दे दिया। आगे मैं विशेष जानकारी के साथ कल मॉर्निंग में जो है कि एक विशेष जानकारी के साथ आप लोगों के साथ रूबरू हूँ। तब तक आप इस वीडियो को पूरा देखें, अपना कमेंट देखें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय उत्तराखंड।